इतिहास की किताबों में आपने कई राजाओं के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम जिस ऐतिहासिक थ्रिलर को डिकोड करने वाले हैं ना, यकीन मानिए वो किसी एपिक ब्लॉकबस्टर से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं महाराणा सांगा के उस नाटकीय और खून से सने सफर की, जिसने राजपूताना का नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो चलिए इस खास विश्लेषण को शुरू करते हैं। अब देखिए सांगा का कद कितना विशाल था, इसे समझने के लिए कर्नल जेम्स टॉड का ये मशहूर कोट ही काफी है। उन्होंने सांगा को सैनिक भग्ना विशेष कहा था, मतलब एक सैनिक का बचा हुआ हिस्सा। सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन इसके पीछे की वजह सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। और वो वजह है ये नंबर 80। अब ये कोई मामूली नंबर नहीं है, ये उन छोटे बड़े घावों की गिनती है जो महाराणा सांगा ने अपने शरीर पर सहे थे। एक आंख, एक हाथ और एक पैर गंवाने के बाद भी वो जंग के मैदान में डटे रहे। ये 80 घाव सिर्फ चोट नहीं, बल्कि उनके कभी हार ना मानने वाले उस जज्बे का पक्का सबूत हैं। लेकिन सांगा के अजेय योद्धा बनने से पहले मेवाड़ के राजघराने में जो कुछ चल रहा था, वो किसी भयानक ट्रेजेडी से कम नहीं था। कहानी की जड़ें जुड़ी हैं उनके दादा महाराणा कुंभा से। महाराणा कुंभा अपने समय के सबसे ताकतवर राजा। पर क्या हम सोच सकते हैं कि अपने आखिरी दिनों में वो उन्माद यानी एक गंभीर मानसिक बीमारी के शिकार हो गए थे? हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि सुरक्षा के लिए उन्हें कुंभलगढ़ किले के मामादेव कुंड के पास एक पेड़ से बांध कर रखना पड़ता था। और इसी बेबसी का फायदा उठाया उनके ही सबसे बड़े बेटे ऊदा ने। सत्ता के लालच में ऊदा ने अपने ही निहत्थे और बीमार पिता की हत्या कर दी। मेवाड़ के इतिहास में ये इतना काला दिन था कि ऊदा के माथे पर पितृहंता यानी अपने ही पिता का कातिल, ये खौफनाक कलंक हमेशा के लिए लग गया। हालांकि कुदरत का इंसाफ देखिए कितना तेज था। 1468 में हत्या हुई और कुछ ही सालों में एक प्रजा और दरबारियों ने उदा को गद्दी से उतार फेंका और 1471 में निर्वासन के दौरान उस पर आकाशीय बिजली गिर गई और खेल खत्म। इसके बाद सांगा के पिता रायमल ने मेवाड़ की गद्दी संभाली। रायमल तो राजा बन गए, लेकिन मेवाड़ के सिंहासन का असली खूनी खेल तो अब शुरू होने वाला था। और ये लड़ाई बाहरी दुश्मनों से नहीं, बल्कि अपनों के बीच थी। गद्दी के 4 मुख्य दावेदार थे। रायमल के 4 बेटे पृथ्वीराज, जयसिंह, जयदेव और सबसे छोटे सांगा। शुरुआत में अगर कोई देखता तो यही कहता कि सांगा का राजा बनना तो लिटरली नामुमकिन है। वो रेस में सबसे पीछे थे। लेकिन फिर एंट्री होती है एक ज्योतिषी की। उसने चारों भाइयों की कुंडलियां देखी और एक ऐसी भविष्यवाणी कर दी जिसने पूरे दरबार में आग लगा दी। उसने कहा कि राजयोग यानी गद्दी पर बैठने की किस्मत वो सिर्फ और सिर्फ सांगा के पास है। बस फिर क्या था, बाकी भाइयों की ईर्ष्या 7वें आसमान पर पहुंच गई। सबसे ज्यादा गुस्सा आया सबसे बड़े भाई को, पृथ्वीराज सिसोदिया। वो अपनी गजब की फुर्ती के लिए उड़ना राजकुमार के नाम से मशहूर था। उसने बिना एक पल सोचे सांगा पर जानलेवा हमला कर दिया। इसी झड़प में सांगा की एक आंख हमेशा के लिए चली गई। और याद है हमने उन 80 घावों की बात की थी, ये उनमें से सबसे पहला घाव था। अपनी जान बचाने के लिए सांगा को वहां से भागना पड़ा और उन्होंने अजमेर के जंगलों में शरण ली। सालों तक वो वहीं भेस बदल कर रहे। पर तभी मेवाड़ की राजनीति में एक और शॉकिंग ट्विस्ट आया। सबसे ताकतवर दावेदार, उसी उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज को उसके ही बहनोई ने धोखे से जहर देकर मार डाला। अब रास्ता साफ था और यहीं से शुरू होता है महाराणा सांगा का वो ऐतिहासिक उत्थान जिसने पूरे भारत की राजनीति बदल दी। 1509 में वो निर्वासन से लौटे और मेवाड़ का ताज अपने सिर पर सजाया। गद्दी पर बैठते ही सांगा ने जो किया वो कोई और नहीं कर पाया था। उन्होंने राजपूताना की उन तमाम रियासतों को जो हमेशा एक दूसरे से लड़ती रहती थीं, उन्हें एक ही झंडे के नीचे ला खड़ा किया। इसी बेजोड़ कूटनीति की वजह से उन्हें हिंदुपत का वो गौरवशाली खिताब मिला जो आज भी इतिहास में गूंजता है। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 1482 में जन्म, 1509 में राज्याभिषेक और 1528 तक का सफर। ये सिर्फ कुछ दशक नहीं है, ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो दर दर भटकने वाले एक घायल युवक से उठकर पूरे उत्तर भारत का सबसे खूंखार और ताकतवर सैन्य कमांडर बन गया। अब सांगा सिर्फ शांति से बैठने वालों में से तो थे नहीं, उनकी आक्रामक विदेश नीति का पहला बड़ा निशाना बना पड़ोसी राज्य गुजरात।
और ये कोई सीधी लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही उलझा हुआ प्रॉक्सी वॉर था। पूरा बवाल शुरू हुआ ईडर नाम के एक छोटे से राज्य को लेकर। एक तरफ गुजरात का सुल्तान मुजफ्फर शाह अपना मोहरा भारमल गद्दी पर बैठाना चाहता था, और दूसरी तरफ सांगा ने रायमल का सपोर्ट किया, बिल्कुल शतरंज के खेल की तरह। लेकिन सांगा की चालें इतनी सटीक थीं कि गुजरात की सेना को मुंह की खानी पड़ी। सांगा ने न सिर्फ रायमल को ईडर की गद्दी पर बैठाया, बल्कि दक्षिण की तरफ मेवाड़ का दबदबा इतना बढ़ा दिया कि आसपास के सुल्तानों की नींदें उड़ गईं। और ये तो बस शुरुआत थी। गुजरात को ठिकाने लगाने के बाद सांगा का अगला टारगेट बना मालवा, और यहाँ से जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ उसने कई मोर्चों पर एक साथ जंग छेड़ दी। मालवा का ये मामला बड़ा दिलचस्प है। चंदेरी का शासक था मेदिनी राय। उसने अपने ही सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय के खिलाफ बगावत कर दी, और चालाकी देखिए, सीधा महाराणा सांगा के पास पहुंच गया उनकी ताकतवर छत्रछाया मांगने। सांगा ने भी बिना देर किए उसे अपनी शरण में ले लिया। अब सोचिए, ये सुल्तानों के लिए कितनी बड़ी बेइज्जती थी। मेदिनी राय ने खुद को आजाद घोषित किया और सांगा ने उसे रहने के लिए गागरौन का अभेद्य किला दे दिया। इस सीधे उकसावे से मालवा और गुजरात के सुल्तान इस कदर बौखलाए कि दोनों ने मिलकर मेवाड़ को नक्शे से मिटाने का प्लान बना लिया। और इसका नतीजा 1519 का वो महासंग्राम जिसे हम गागरोन के युद्ध के नाम से जानते हैं। एक तरफ दोनों सुल्तानों की विशाल संयुक्त सेना और दूसरी तरफ सांगा। इस युद्ध में सांगा ने उन्हें ऐसी करारी शिकस्त दी कि दोनों रियासतों की कमर ही टूट गई। उनका मिलिट्री जीनियस अब पूरी दुनिया के सामने था। गागरोन की इस जीत ने सांगा को अजेय बना दिया। गुजरात और मालवा तो हार ही चुके थे, लेकिन इसके बाद सांगा ने दिल्ली सल्तनत के घमंडी इब्राहिम लोदी को भी खातोली और बाड़ी के युद्धों में बुरी तरह रौंद डाला। मेवाड़ की सीमाएं अब लिटरली अजेय हो चुकी थीं। इन तमाम शानदार जीतों के बाद एक सवाल खड़ा होता है। जब एक ऐसा शूरवीर, जिसे हिंदू पथ कहा जाता हो, जिसने जिंदगी में कभी हार का मुंह ना देखा हो, जब उसका सामना मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की तोपों और उसकी खूंखार सेना से होगा, तो क्या होगा? वो भयानक टकराव जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए पलट दिया, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।